नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि पुराने जो गुरु थे उनसे हमने क्या सीखा और उनसे सीख के, उनकी गलतियों से सीख के आगे हमें कैसे उस गलतियों को सुधारना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक जो बहुत सारे गुरुओं ने करी और शायद आप उसको ओवरकम नहीं कर पाए, आप उसको शायद क्या कहते हैं, ओवरलुक करते हैं और देखते नहीं हैं, तो उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब मैं 2017-18 में आत्मज्ञान अपने भीतर गहरा रहा था, तो उस वक्त तो मैंने किसी को सुनना चालू नहीं किया, केवल संदीप सर को सुनता था मैं, क्योंकि वो सुनने लायक थे उस वक्त। 19-20 आते आते, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, कि मैंने और भी गुरुओं को सुनना स्टार्ट कर दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि टेलीस्कोप थ्योरी इजाद हो गई। अब टेलीस्कोप थ्योरी को मैंने वर्णन जो किया है वो 2023 में किया है, 2024 की बिगिनिंग में किया था, लेकिन इजाद पहले हो गई थी, पर उसको कैसे ना कि एक स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा था मैं। दिमाग में मेरे पहले से थी और बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि इस टेलीस्कोप थ्योरी को, बिकॉज उनको लगता है कि वो ज़्यादा स्मार्ट है, पर ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली मैं अवध ओझा का एक वीडियो मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप चैनल पे, देख रहा था कि सांसारिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में अंतर क्या होता है। ऑल्दो मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को भी मैंने भेज दिया, आप एक बार देखिएगा व्हाट्सएप चैनल पे जाके। उसमें उन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी कि संसार में आप सब कुछ दिखा सकते हो लोगों को, संसार की सफलता, लेकिन आंतरिक सफलता आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आंतरिक सफलता का मटेरियल वजूद कोई नहीं होता है, मटेरियल अस्तित्व कोई नहीं होता है, यानी भौतिकता, यानी पदार्थ में नहीं होता वो। आंतरिक जो सफलता होती है वो पदार्थ में नहीं होती, पार्टिकल में नहीं होती है। भौतिक सफलता पदार्थ में होती है, तो वो ग्रॉस है। तो होता क्या है कि जब आपको मैं टेलीस्कोप थ्योरी या डोर ब्लॉक थ्योरी दिखाता हूँ और आपके जो कमेंट्स हैं वो आते ही नहीं हैं, तो उससे साबित होता है कि आपको उसमें इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आया है। तो मुझे समझ में आता है कि कई बार, क्योंकि मेरे से जो लोग प्रश्न पूछते हैं, डीएम्स करते हैं, ईमेल करते हैं, वो कभी भी इन सब टॉपिक्स के बारे में नहीं करते कि सर ये वाला जो टॉपिक आपने बताया था ये अच्छा था, इसके बारे में थोड़ा और बात करिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही आपने अच्छा बता दिया, या ये तो आज से पहले इजाद नहीं हुआ था, या कुछ भी हो, जो भी हो। बातें जो होती हैं वो डीएम पे, ईमेल्स पे, व्हाट्सएप्स पे, फ़ोन्स पे, यूट्यूब कमेंट्स पे फालतू की बातें होती। टेलीस्कोप थ्योरी जब मैं बात करता हूँ तो उस पर कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि आप उसको डिसवैल्यू कर रहे हो। और क्योंकि अब आपने इसको डिसवैल्यू कर दिया है, तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुनिएगा उसको। इसी टेलीस्कोप थ्योरी से कुछ दिनों में मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला हूँ, इसी टेलीस्कोप थ्योरी से। क्योंकि अभी तक इसका डिसवैल्यू, क्योंकि जो व्यक्ति डिसवैल्यू कर रहा है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पदार्थ को वजूद देता है, पदार्थ की मूल्यता ज़्यादा रखता है अपने मन में। तो पदार्थ से ही अगर आपको समझ में आता है कि मेरी टेलीस्कोप थ्योरी इतनी कीमती है, तो आपको उसी से सही समझ में आएगा। इसी टेलीस्कोप थ्योरी से मेरा इंस्टाग्राम वायरल हुआ है, इसी टेलीस्कोप थ्योरी से आज मैंने एक वीडियो डाला है, देयर इज़ अ हाई चांस कि उस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे। इसी टेलीस्कोप थ्योरी से पिछले 50, 60, 100 मेरे रील्स वायरल हुए, ये सब इसी से। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ तो आपको इसकी वैल्यू बढ़ती है आपके माइंड में। मैं बताना नहीं चाहता ये सब कि इंस्टाग्राम वायरल हो गया, लाखों करोड़ों छापने वाला हूँ या छाप रहा हूँ, आपको क्या पता, आपको क्या पता किसी चीज़ के बारे में।
मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं थी ये, लेकिन क्योंकि तुम सारे लोग पदार्थ की मूलता को ज़्यादा ऊपर समझते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। टेलीस्कोप थ्योरी, डोर ब्लॉक थ्योरी, ये दो थ्योरीज ऐसी थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज को अगर आपने समझ लिया तो चाहे आध्यात्मिक दुनिया हो चाहे भौतिक दुनिया हो, उसमें आप राज करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपका ये भी सवाल उठता होगा कि द माइंड चैनल हुआ या म्यूज़िक चैनल मेरा हुआ, उस पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? उस पर व्यूज़ लाना मेरा गोल ही नहीं है, क्योंकि आजकल जब परेटो प्रिंसिपल मुझे समझ में आया तो मुझे ये समझ में आ गया कि जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं वो कभी भी यूट्यूब पे नहीं बैठते हैं, और उनके व्यूज़ अब बैठना चालू हुए हैं, बिकॉज अब जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है ऊपर जा रही है अमेरिका में, तो अब ऑर्गेनिक सबने करना चालू कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मिनाती की तरह या ये भुवन बाम की तरह या किसी की तरह भी लाखों करोड़ों व्यूज़ लाओ और ऐड से पैसे कमाओ। ये एक बहुत ही चाइल्डिश अप्रोच है। इसमें बहुत ज़्यादा रेयर पॉसिबिलिटी होती है आपकी सक्सेसफुल होने की, क्योंकि आपको जनता को वो देना है जो जनता चाहती है। वो क्या है? एंटरटेनमेंट। और वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अब देखिए, अगर मैं ध्रुव रट्टी फॉर्मेट में अपने वीडियो बनाऊँ द माइंड के, तो आप सब देखना चालू कर दोगे। क्यों बनाऊँ? क्यों मैं 25,000 रुपये का एडिटर हायर करूँ? सवाल ये है ना। आप कहोगे नहीं व्यूज़ चाहिए तो बनाओ। क्यों चाहिए व्यूज़? मैं आपको बता रहा हूँ ना तरीका क्या है। तरीका ये है कि आपको अल्टीमेटली व्यूज़ नहीं चाहिए, आपको सीरियस व्यूज़ चाहिए। एक गुरु को कब मज़ा आता है? जब वो बैठा हुआ हो और उसको लोग सुन रहे हो और उसको समझ रहे हो, और जो सुन रहे हो वो समझ रहे हो, वो उनको मर रहे हो, उनके जीवन में मरने जैसी क्षमता बनी हुई है, तो ही तो आदमी सुनेगा, नहीं तो क्यों सुनेगा। अब रट्टी टाइप के वीडियोस बनाऊंगा, ध्रुव रट्टी टाइप के तो क्या होगा? उसमें एनिमेशन रहेगा, उसमें एडिटिंग रहेगी, सब कुछ रहेगी। तो उससे क्या होगा? उससे ऐसे लोग भी देखना चालू कर देंगे, क्योंकि मज़ा आ ही रहा है। अब मैं स्टोरी सुनाना चालू करूं, कुछ करूं, केस स्टडीज़ करूं, कुछ भी करूं, रमन महर्षि पे जीवनी बना दूं, निसर्गदत्त महाराज की जीवनी बनाना चालू कर दूं, कृष्णमूर्ति की जीवनी बनाना चालू करूं, कहानी सुनाऊं कि 1937 की बात है, कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ इस कस्बे में, और जैसे ही वो कस्बा मैंने बोला, पीछे मैप आ गया वीडियो में, मैप जूम आउट हो रहा है, डूम। कृष्णमूर्ति बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए, तो स्ट्रगल का एक एनिमेशन आ गया। कृष्णमूर्ति वहाँ गए, अमेरिका गए, तो अमेरिका का एनिमेशन आ गया। ये सब मैं जानता हूँ भैया, मैं क्यों नहीं करना चाहता इसको? क्योंकि भाई मैं सच बता रहा हूँ ना, परेटो प्रिंसिपल अप्लाइड है हर चीज़ पे। 80% लोग ऐसे आने लगेंगे जो घोंचू हैं। और एक चीज़ और भी है, जब YouTube देखता है, एल्गोरिथम ऐसा काम करता है YouTube का, कि जब YouTube देखता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वो आगे प्रमोट करता है। तो ये YouTube का एल्गो मुझे समझ नहीं आता इस विचार में। तो इस वजह से जो ऑडियंस का जो पदार्थ है, जो जिसको आप वैल्यू करते हो, इस वजह से YouTube पे मेरा फोकस नहीं रहा। क्योंकि 2-3 रीज़न्स हैं। अगर आप मेरा म्यूज़िक चैनल भी देखेंगे तो मैं वहाँ भी वीडियोस डालता रहता हूँ, लेकिन वही 700-800 व्यूज़ आ रहे हैं, 1200 व्यूज़, 1,000। आप हो गए अरे यार इनका तो ज़िंदगी झंड है। आपको नहीं पता ना झंड है भाई। 250 लोग मेरे को ऐसे मिल गए जिन्होंने मुझे 5,000 रुपये दे दिया। 250 लोग, 1,000 व्यूज़ आए, 250 लोग 5,000 रुपये दे दिया। अब उसको आप काउंट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा ना नंबर, जो भी नंबर आएगा वो एक यूट्यूबर के से ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा।
और ये तो बिगनिंग है, इसी 250 को 5,000 को 2,500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है मार्केटिंग। मार्केटिंग में एक हमेशा बात कहते हैं, सिंपल सी बात है, 1,000 ट्रू फैंस ढूंढो। एक बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े एक संगीत के मार्केटर थे, संगीत की मार्केटिंग करते थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा। अगर आप डालेंगे 1000 ट्रू फैंस थ्योरी तो आपको उनका नाम मिलेगा गूगल पे। 1,000 फैंस आपको ऐसे ढूंढने हैं, 1,000 फैंस जो सब कुछ खरीदने के लिए रेडी हों, जो फ्री भी देख रहे हैं, जो आपकी बुक भी खरीद रहे हैं, जो आपका कोर्स भी खरीद रहे हैं, जो आपका इनर सर्कल भी खरीद रहे हैं, जो आपका मास्टरमाइंड भी खरीद रहे हैं, जो आपका लाइव शो भी खरीद रहे हैं। कुछ भी आप कर रहे हो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ऐसे 1,000 लोगों को आपको ढूंढना होता है। जब आप 10 लाख लोगों तक पहुंचोगे तब ऐसे 1,000 लोग आपको मिलेंगे। अब ये 1,000 लोग आपको रोल्स रॉयस तक पहुंचा देंगे। ये होता है तरीका। आज रसल ब्रंसन की लिस्ट पे करीबन 1.67 मिलियन लोग हैं, लेकिन आज भी वो यही कहते हैं कि 1,000 सिर्फ ऐसे लोग हैं मेरी लिस्ट पे, यानी मेरी ईमेल लिस्ट, मेरे फेसबुक पे, यहाँ वहाँ जो भी है, 1,000 लोगों का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, 1,000 लोगों का ईमेल लिस्ट मेरे पास है, जो आदमी जिंदगी बदल देता है। कुछ भी करो, आपने कहीं हक दिया जाके, वो हगा वो खरीद उठा लेंगे और उसके बाद वो खरीद लेंगे। इतना खतरनाक आप बता रहे मैं, ये इतना जबरदस्त है ना परेटो प्रिंसिपल, आपको विश्वास नहीं होगा। आपको अगर एक लड़की चाहिए ना सच्चा प्यार करने के लिए, फिर आप कहते हो कि कई बार ऐसा होता है, मैंने कई बार नोटिस किया है कई बार मैंने नोटिस किया, आप विश्वास नहीं करेंगे लोग या तो सुंदर महिला से शादी कर लेते हैं और उनको सच्चा प्यार नहीं मिलता, या तो सच्चे प्यार वाली महिला से शादी कर लेते हैं, उनको सुंदरता नहीं मिलती, या तो दोनों मिलती है लेकिन सेक्स वाइल्ड नहीं मिलता, उनको हर चीज नहीं मिलती उस लड़की में। आज मैं 1,000 ट्रू फैंस थ्योरी के, इसको आप सर्च करिएगा गूगल, 1000 ट्रू फैंस थ्योरी, बहुत बड़े मार्केटर उन्होंने बोला था, बहुत बड़े मार्केटर नहीं थे पर म्यूजिशियंस के लिए बहुत बड़े थे, तो उन्होंने बोला था कि एनीवे सॉरी लेट्स फोकस ऑन दिस। आज आपको मैं बताता हूं 1000 ट्रू फैंस थ्योरी से मैं बता रहा हूं आपको। 1000 ट्रू फैंस थ्योरी ये कहती है कि आपके इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे जैसी लड़की तुम चाहोगे वैसी लड़की मौजूद है, लेकिन 10 लाख में एक लड़की ऐसी मिलेगी, या 1 लाख में एक लड़की ऐसी मिलेगी जो सच्चा प्यार करे, वाइल्ड सेक्स करे, सेक्स अच्छा हो, सच्चा प्यार करे। अब कई बार क्या होता है, लोग की हसरतें होती हैं कि सर मेरे वाइफ ना ओरल सेक्स नहीं कर रही, ओरल सेक्स मेरी वाइफ को पसंद नहीं है। तो मैंने कहा भाई क्यों शादी करी? शादी इसलिए करी थी क्योंकि सच्चा प्यार करती है। फिर एक का आया कि सर लड़की ओरल सेक्स तो करती है पर सच्चा प्यार नहीं कर रही। फिर एक का आया कि सर लड़की सच्चा प्यार नहीं करती है पर सेक्स वाइल्ड कर रही है और लड़की सुंदर है देखने में। मैंने कहा भैया ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो आपकी जब जैसे ही आप कहोगे सच्चा प्यार तो 10 लाख लड़कियां खड़ी हो गई, 10 लाख लड़कियां आपके साथ कंपैटिबल है। आप कहोगे सच्चा प्यार एंड खूबसूरत, तो उसमें से आपकी हो गई 10 लाख से सीधा 1 लाख। अब आप कहोगे सच्चा प्यार खूबसूरत और सेक्सी भी, वाइल्ड सेक्स, तो उसमें से 10,000 लड़कियां होंगी। जैसे जैसे आप फीचर्स डालते जाओगे बढ़िया वाले, मैंने क्या बोला था, इस दुनिया में मेटल्स बहुत सारे हैं, डायमंड्स बहुत कम है, वैसे वैसे वो डायमंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो एक डायमंड की तरह लड़की, वो ना नगीने की तरह है, और वो लड़की आपको मिलेगी ही नहीं, और फिर दूसरी किसी लड़की से आप शादी कर लोगे। भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना खतरनाक प्रिंसिपल है ना, परेटो प्रिंसिपल। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं।
जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण होना था, तो कितनी पॉसिबिलिटीज थी टेलीस्कोप को गलत बनाने की? कम से कम 1 लाख से 2 लाख। 1 लाख से 2 लाख पॉसिबिलिटीज थी कि भाई टेलीस्कोप जो है वो गलत बन जाएगा, और 1 लाख 2 लाख बार उन्होंने बनाया, गलत बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो बनाते गए वो और ज्यादा करीब आते गए। तो 80% अटेम्प्ट्स यानी 90% अटेम्प्ट्स यानी 99% अटेम्प्ट्स, सुन लो ध्यान से कान खोल के, बहुत प्रेशियस रूल बता रहा हूं दुनिया का, मिलेगा नहीं कहीं कंटेंट ऐसा। 99% अटेम्प्ट्स जो थे वो टेलीस्कोप को बनाने में सक्षम नहीं हुए। 1% अटेम्प्ट जो था वो हुआ, लेकिन उन 99% अटेम्प्ट्स ने 1% अटेम्प्ट की खोज करी, यानी वो 99% अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट थे। मतलब करते गए फिर कुछ ऐसा मिल गया जो काम कर गया, यानी 99% चीजें बेकार थी और 1% चीजें जो थी वो एकदम प्रेशियस थी। क्यों 99 था, क्यों 95 नहीं था, 90 नहीं था, 80 नहीं था, 70 नहीं था, 60 नहीं था? इसकी अनुमानता कैसे लगती है, इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे लगती है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका मेजर कैसे होता है? जितना ज्यादा प्रेशियस रिजल्ट तुम चाहते हो, जितना ज्यादा महंगा रिजल्ट तुम चाहते हो, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिजल्ट तुम चाहते हो, उतना ही ज्यादा तुम्हें अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। द हाइयर द डिजायर, द हाइयर द अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ डिजायर। लिख लेना है इसको। तो तुमने कहा मुझे सच्चे प्यार वाले करने लगे, इसमें ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं है, ऑल्दो तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, उसमें से 50 करोड़ महिलाएं हैं, 50 में से 25 करोड़ महिलाएं यंग हैं, 25 में भी 10 करोड़ महिलाएं लड़कियां आपकी एज की हैं। इन 10 करोड़ महिलाओं में सच्चा प्यार करने वाली जो औरतें हैं वो सिर्फ 10 लाख हैं। 10 लाख औरतें मिल जाएंगी आसानी से, तभी तो जल्दी शादी हो जाती है। शादी.com, जीवनसाथी.com, यहां पे तुम करोगे सच्चा प्यार मिल जाएगा तुमको, थोड़ा शिद्दत करनी पड़ेगी, 10-12 लड़कियों को डेट करोगे, 13वीं 14वीं मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम कहोगे कि सच्चा प्यार करने वाली चाहिए, प्लस वाइल्ड सेक्स भी चाहिए उन्हें, प्लस तुमको खूबसूरती भी चाहिए, प्लस तुमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल भी चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने देने वाली भी चाहिए, बिहेवियर भी अच्छा चाहिए, सब परफेक्ट चाहिए। जितना ज्यादा तुम परफेक्शन की तरफ जाओगे, जितना ज्यादा तुम्हारे डिजायर्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा लड़कियों की जो संख्याएं हैं वो कम होती जाएंगी। एक पॉइंट आएगा जब 500 लड़कियां बचेंगी। अब ये 500 लड़कियां ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जितना ज्यादा तुम डिजायर करोगे और जितना ज्यादा कीमती तुम्हारा डिजायर होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें अटेम्प्ट्स लेने पड़ेंगे। ये मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। एक है आपको काम से, यानी टेलीस्कोप थ्योरी, जेम्स वेब टेलीस्कोप, और दूसरा रिलेशनशिप। इसको आप कहीं भी डाल दो, कोई ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्कवर हुई, कोई ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, ब्लैक होल है, कुछ भी है, क्वांटम वर्ल्ड है, कुछ भी है, जितना ज्यादा कोई चीज कॉम्प्लेक्स होगी, जितना ज्यादा कोई चीज कीमती होगी,
जितना ज़्यादा जो उसका डिज़ायर हाई होगा उतना ही ज़्यादा वो कम होगी दुनिया में, बहुत कम संभावना है उसकी होने की। लेकिन कूड़ा कचरा ज़्यादा है, तो इस दुनिया में 90% लोग कूड़ा कचरा है और सिर्फ 10% लोग जो है वो डायमंड्स हैं। उसमें से भी 1% लोग जो है वो हर एक फील्ड में, चाहे अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि फोर्ब्स लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम है, मार्क जुकरबर्ग का नाम है, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सब टॉप 100 में आते हैं, टॉप 1% में आते हैं। 800 करोड़ की आबादी में टॉप 1% लोग में आते हैं ये लोग। मेरी बात ध्यान से सुनना, आत्मज्ञानी भी 1% है, महान करोड़पति भी 1% है, सच्चा प्यार भी 1% है, सब कुछ 1% है, इसलिए किसी कुछ मिलता नहीं है। जितना ज्यादा तुम ढूंढोगे, जितना शिद्दत करोगे, जितना पगलाओगे, जितना अटेम्प्ट्स लोगे, और जिस हिसाब से कैसे अटेम्प्ट्स लेना है, डोर ब्लॉक फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, टेलीस्कोप थ्योरी पता होनी चाहिए तुम्हें। व्हाट इज टेलीस्कोप थ्योरी? ये 2 थ्योरीज है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, नंबर 2 क्वेश्चनिंग। ये 2 चीजें भाई बहन हैं सगे। अगर जिस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन नहीं आती, उस व्यक्ति को क्वेश्चनिंग आने की संभावना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्वेश्चनिंग आएगी ही नहीं। जिस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन नहीं आती है, उस व्यक्ति को कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आएगी, क्वेश्चनिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मैं बता रहा हूं। जब आप ये देखोगे ही नहीं कि आपका माइंड क्लटर्ड है, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, सर हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? जब आप ये देखोगे ही नहीं कि 2 विचारों के बीच में स्पेस है, तो क्वेश्चन, प्रश्न कैसे उठाओगे कि 2 विचारों के बीच में स्पेस कैसे होता है? इसलिए बहुत बड़े बड़े महान लोगों ने कहा क्वेश्चनिंग नंबर 1 है। उन्होंने सही से क्वेश्चन नहीं किया। ऑब्जर्वेशन सबसे ऊपर चीज होती है। जिस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन आती है ना, डिडक्शन आता है, वो व्यक्ति कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर लेगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी। पतंजलि ने 3 प्रमाण दिए हैं जिससे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और यही 3 प्रमाण जो हैं सोक्रेटिस ने भी बोले हैं। सोक्रेटिस ने क्या कहा? जो व्यक्ति अपने आप से सीखता है वो एवरेज माइंडेड है। जो व्यक्ति ये कहता है मुझे सब पता है, वो फुलिश है, बेवकूफ है। और जो व्यक्ति अपने आप से सीखता है और दूसरों से सीखता है, वो व्यक्ति सबसे नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वही है। पतंजलि ने क्या बोला? आपको आगम प्रमाण पढ़ना है, यानी क्या? एग्जिस्टेंस थ्योरी, जितनी भी थ्योरी आ चुकी पहले वो पढ़ो। उसके बाद साथ साथ अपने अंदर भी ऑब्जर्व करते रहो। उन थ्योरीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करो। जैसे कृष्ण ने बोला कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, तामसिक गुण, राजसिक गुण, सात्विक गुण। अब भगवत गीता में बोल के चले गए, खत्म हो गए कृष्ण। 125 साल बाद बाण मार दिया किसी ने, खत्म हो गए महाभारत के बाद। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब वो तो मर के चले गए, अपना स्वर्गवासी हो गए। तो लोगों ने क्या कहा? लोग इतने घोंचू हैं, लोगों ने कहा तमस, सतस और रजस केवल खाने में होता है, जबकि जो बातें तुम कर रहे हो उसमें भी तमस, रजस और सतस है। जो कर्म तुम कर रहे हो उसमें भी तमस, रजस, सतस है। लोग क्या कहते हैं? सात्विक खाना खाओ। अरे घोंचू, कितना बोलेगा सात्विक खाना खाओ, सात्विक खाना खाओ? कुछ आगे और कुछ नया आया? कुछ नहीं आया। खुद वो आदमी गालियों से बात कर रहा है, उल्टी सीधे चीजें, पूरे टाइम उल्टा सीधा बातें करता रहता है।
स्टंट्स मारता रहता है, फालतू का इंस्टाग्राम के रील देखेगा फिर आके बड़बड़ाएगा। अभी रिसेंटली एक आदमी आया मेरे पास, कहता है अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं तूने देखी, मजा ले आज दा आज। मुझे क्यों याद है? क्योंकि मेरा काम थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मुझे देखना पड़ता है। मेरा काम ही है, मैं एज अ आर्टिस्ट ग्रो करना चाहता हूँ। सारे इंस्टाग्राम पे मेरे लोग पड़े हुए हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे रहना पड़ता है। मेरे कस्टमर सारे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मुझे याद है, प्लस मैं म्यूजिशियन हूँ, तो जैसे कुछ अब मेरे कान में पड़ता तो मुझे याद हो गया। लेकिन लोग आए और फालतू की बातें कर रहे हैं, बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। अरे ये तामसिक बातें हैं, राजसिक बातें क्या हैं? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अभी भी इतना पैसा कमाया, वो कमाया, यहां दिमाग लगाओ, वहां दिमाग, कुछ नहीं। सात्विक बातें, आत्मज्ञान, यूनिवर्स से रिलेटेड बातें, ये सब सात्विक बातें। कि भाई शरीर के बारे में बात हो रही है, चक्रों के बारे में बात हो रही है, आयुर्वेद के बारे में बात हो रही है, योगा के बारे में बात हो रही है, नेचर के बारे में बात हो रही है, ये सब सात्विक बातें। शेर, पेड़, पक्षी के बारे में बात हो रही है, सब सात्विक बातें हैं। भगवान के बारे में बातें हो रही, सात्विक बातें। तो लोगों ने क्या किया, एक कंटेक्स्ट को समझा और उसी कंटेक्स्ट में रह गए, दूसरे कंटेक्स्ट में अप्लाई नहीं किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तो कृष्ण ने जब बोला कि 3 क्वालिटीज होती है नेचर की, तो सिर्फ खाने में नहीं होती है, हर जगह होगी, हर जगह होगी। इस पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स 3 क्वालिटीज में है, सतस, रजस, तमस। डार्क एनर्जी जो आती है वो तमस में आती है। रजस जो आता है, यानी जो मटेरियल वर्ल्ड जहां पे जीवन है, वो रजस में आता है। और सतस यानी जो बेसिक एलिमेंट है, पंचभूत, वो जब सतस में आते हैं यूनिवर्स में। नहीं समझ में आया लोगों को यही नहीं समझ में आता कि कोई कुछ बात करता है तो उसको अपने दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई करें, 8वें, 10वें कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई करें, लोग समझ में नहीं आ रहा। मेरा ध्यान हमेशा अपनी ग्रोथ पे रहता है, हमेशा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि एक फंडामेंटल चीज जो गुरुओं से हमने सीखी, वो ये है कि गुरु जो कह के गया है, पहले उसको पढ़ो, उसके बाद अपना रिसर्च डालो। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा मिस्टेक पता है क्या है, और ये इतना बड़ा ब्लंडर है, ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इतना बड़ा ब्लंडर है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आदमी मर जाएगा तो अगली जनरेशन यूट्यूब में उसके बारे में बात करेगी। जैसे अभी मैं मर जाऊंगा ना 60-70 साल बाद, तो मेरे बारे में लोगों की बातें होगी। आपस में सारे जो गुरु आएंगे अगले सेंचुरी के, जैसे आचार्य प्रशांत जय कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सदगुरु जय कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, संदीप वैश्वरी जय कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति संदीप में, हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सब जय कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ओशो के बारे में बात कर रहे हैं, रमन महर्षि, परमहंस रामकृष्ण, पता नहीं क्या क्या कौन कौन गुरु आए, सबके बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि मर गए। लेकिन आप एक सिंपल सी चीज है, गुरु जो अभी जिंदा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे अभी मैं जिंदा हूं तो मेरे बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना संदीप के बारे में बात होगी, ना आचार्य संदीप के बारे में बात करेंगे, ना सदगुरु संदीप के बारे में बात करेंगे, ना संदीप उनके बारे में बात, कुछ नहीं कि उन्होंने ये कहा होगा। सब सिर्फ एक दूसरे को कहेंगे हम गलत है, हम गलत है, हम गलत है, ये सही है, हम सही है, वो गलत है, हम सही है, वो गलत, यही होता। और जैसे ही मरे हमारे बच्चे आएंगे, उसमें से कोई एक बच्चा निकलेगा, वो गुरु बनेगा, वो कुछ बताएगा, तो मेरे बारे में बात करेगा, संदीप के बारे में बात करेगा, आचार्य के बारे में बात करेगा, सदगुरु, सबके बारे में बात करेगा। लेकिन अभी इस समय नहीं कोई बात करेगा, क्योंकि सब जिंदा है।
हर व्यक्ति कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहा है। अभी कृष्णमूर्ति जिंदा होता तो कृष्णमूर्ति नहीं होता, कंपटीशन होता, उसके बारे में तब कोई बात, कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि लड़ रहे हैं आपस में, हमको ऊपर आना, हमको ऊपर आना। एक तो गुरुओं के साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि गुरु एक दूसरे को सुनते ही नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं 2020 में मैं सबको सुना, मैंने 2019 से मैं जग्गी वासुदेव को सुन रहा हूँ। मैं देखता हूँ जो भी नॉलेज है गेन करता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने आचार्य को सुना, संदीप को तो मैं सुनता ही था। फिर मैंने पता नहीं किसको मतलब जितने भी एग्जिस्टेंट आप समझ लो, ये रविशंकर को भी मैं सुन चुका हूँ, सबको मैं सुन चुका हूँ। मैंने सबको सुना है बैठ के, लिटरली उनसे सीखा है। क्यों सीखा? क्योंकि मुझे ये मतलब नहीं है कि मुझे आगे बढ़ना है इनसे, मेरा मतलब है कि जल्दी जल्दी मुझे सेल्फ ग्रोथ करनी है। सेल्फ ग्रोथ मतलब क्या? खुद की ग्रोथ तो हो चुकी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो मेरा रिसर्च डेटा है, वो ऐसा रिसर्च डेटा आना चाहिए जो डेटा आज तक अभी तक आए ना हो। क्यों कह रहा हूं मैं? ओशो थे 80 साल तक, ओशो ने 60 साल तक वही बात करी। कृष्णमूर्ति ने लोगों को सुधारने की बात करी। आइडियली क्या होना चाहिए? इतने लोग आए, सबने बात करी, तो आइडियली मुझे वहां से पिकअप करना चाहिए जहां से उन्होंने छोड़ा है। लेकिन लोग जीरो से पिकअप करते हैं और वो बहुत खुश भी हो रहे हैं कि उन्होंने क्रैक कर दिया। अरे जो तुमने क्रैक किया है वो तो गुरुओं ने बहुत पहले क्रैक कर दिया था, तुम उसको पढ़ो, उसको वहां से पिकअप करो। ये प्रॉब्लम है गुरुओं के साथ आजकल के। जो डेटा तुम लाओगे बीइंग माय कंपटीशन, वो डेटा मैं चूसूंगा तुमसे। अगर तुम मेरे कंपटीशन हो और तुम अच्छा बोल रहे हो, तुम कुछ ऐसा बोल रहे हो जो मुझे लगता मैंने नहीं देखा, तो मैं तुमको चूसूंगा भैया। भले ही मैं बताऊं ना, लेकिन चूसूंगा जरूर। लेकिन आजकल के गुरुओं के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? जब कोई मर जाएगा तब उसके बारे, अब जितनी भी बातें आज तक संदीप महेश्वरी ने करी, सब पुराने मरे हुए गुरुओं की बात करी। आचार्य ने पुराने मरे हुए गुरुओं की बात करी, सबने मरे हुए गुरुओं की बात, अपनी आपस में कोई बातें नहीं करता। जबकि अगर ये चाहें तो बैठ के डिस्कशन करके जो रिसर्च डेटा है, रिसर्च है, उसको कितना ऊपर ले जाया जा सकता है। सेंचुरीज का जो काम है, जो 500-600 साल में होने वाला है, वो 50 साल में हो जाएगा। कोई मतलब नहीं किसी को। ये बहुत बड़ी फंडामेंटल और सबसे बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक तो गुरुओं ने ये करी है, जिससे हमने सीखा नहीं है। और हम बार बार हर एक शताब्दी में जब भी पैदा होते हैं, बार बार बच्चा पैदा होगा, बार बार वही गलती होती है। वो ये है कि दुनिया बदल जाएगी। कृष्णमूर्ति आए, क्या उखाड़ दिया दुनिया को? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। ओशो आए, कुछ नहीं बदला। कौन बदल रहा है? कोई कुछ नहीं बदलने वाला। सोचो, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं आपसे, कि कोई मेरा स्टूडेंट हो जो मुझे समझ रहा हो अच्छे से, जो अपना दिमाग लगा रहा हो, जो समझ रहा हो। कृष्णमूर्ति ने जब ये सब बातें करी तो वो सब कितने लोगों ने समझी? बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने। तो मान लो 10-15 लोगों ने समझी, तो वास्तविक जो उनके विद्यार्थी थे कृष्णमूर्ति के, वो तो 15 थे। वो तो 15 ही थे ना। आप समझो, केवल 15 विद्यार्थी थे। और आज मैं जब बात करता हूं तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इस सब चीजों को अधिष्ठान कब मिलेगा, वैल्यू कब मिलेगी? जब कोई व्यक्ति होगा जो अपनी अटेंशन देगा मेरी बातों में, तो 100 साल बाद, 200, 300, 400 साल बाद इन सब चीजों की वैल्यू होगी, वैल्यू। लेकिन उन जो 15 लोग हैं उनसे ही होगी। तो कृष्णमूर्ति ने अपना 100 साल के जीवन का जो काम किया, वो मेरे लिए किया, क्योंकि मैं ही सिर्फ उतनी अटेंशन दे रहा हूं और बाकी सब तो मजाक हवाबाजी कर रहे थे। उनको कुछ नहीं समझना। वो सेशन के अंदर आएंगे, और टिपिकल एग्जाम्पल है संदीप महेश्वरी सेशन में देखा जा सकता है, ये साबित हो चुका है। आएंगे,
बाहर से छोले भटूरे खा के वहाँ से पीतमपुरा से मेट्रो से उतरेंगे, वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, आएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड गई थी सर के सेशन में, क्योंकि मैं गया था, उसके बाद मैंने उसका भी करवा दिया था। तो पता है क्या बता दी थी वो, कह रही है लोग कह रहे हैं अरे यार 150 रुपये का ऑटो लग गया, 100 रुपये का ऑटो लग गया। कितने का ऑटो लगा भाई? तेरा कितने लगा? 40 रुपये। उसका कितने लगा? 80 रुपये। हम तो भाई 150 पे, हम तो ओला से आए, हम तो ये आए, हम तो वहाँ। ये बातें हो रही। तो इन बातों से आप समझ सकते हो कि कृष्णमूर्ति के टाइम में भी यही हो रहा था और ओशो के टाइम में भी यही हो रहा था। अगर आप ओशो के सेशन सुने, जब ओशो जोक मारते तो पीछे हवाबाजी चल रही है। किसको समझ में आया? अगर वास्तविकता में किसी को समझ में आया होता तो हर आदमी ओशो नहीं बन गया होता। और बनना मुश्किल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है भैया दार्शनिक बनना। मैं तो कह रहा हूं सबसे ज्यादा आसान चीज है ये दार्शनिक बनना, क्योंकि इसमें बाहर एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता है, आपको अपना अंदर ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। बाहर अगर सफलता चाहिए तो बाहर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, एक्शन लगेगा, फिजिकल एक्शन। यहां पे कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, बैठे बैठे देखते रहो बस, माइंड के अंदर कुछ नहीं। तो जो भी रिसर्चेस हुई आज तक गुरुओं की, कृष्णमूर्ति, ओशो, जो भी रिसर्चेस हुई, पतंजलि, आदि शंकराचार्य, जो भी रिसर्चेस हुई आज तक, वो सारी रिसर्चेस किसने पढ़ी? मैंने पढ़ी। आप सोचो, आप बात कर रहे हो, 100 साल बाद एक बंदा पैदा होगा, वो आपकी रिसर्चेस पढ़ेगा, तो आप सारा काम किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए कर रहे हो। जिस व्यक्ति ने अटेंशन दिया उसके लिए कर रहे हो। और अटेंशन का लेवल्स होते हैं, कितना भरपूर अटेंशन किसने दी। भाई कृष्णमूर्ति मरते मरते क्या चाहते थे? हर आदमी यही तो चाहता है कि जब कोई उसको सुने तो उसको सही से समझे, कोई जिस एंगल से वो बात करना चाहते हैं वो समझे। लोग कहते हैं आपको पता है ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड क्या होता है? मैंने कहा कि इसको जान के क्या करोगे? कह रहा है वो तो ऐसे ही बस अंदर से एक ईगो को बूस्ट मिलता है कि भाई हमने तो डिकोड कर दिया। अरे डिकोड करना तो अपनी जिंदगी को डिकोड करो, पेट निकल रहा तुम्हारा, ये क्या तुम डिकोड करते हो बैठ के? ऑब्जर्व इज द ऑब्जर्व, उससे क्या हो जाएगा? तुम सुधर जाओगे, तुम्हारे सेंसेस तुम्हारे काबू में आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ बैठे बैठे ईगो को तुम्हें बूस्ट मिलेगा, ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। बस कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। अरे इससे अच्छा कोई वो देख लो, क्या बोलते हैं, आयरन मैन क्यों मरा एवेंजर्स में, वो डिकोड करो बैठ के, वो ज्यादा सही है। करोगे क्या इस सब चीजों का? ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, और पीछे रिसर्च कर रहे हैं भाई सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। जब वासना तुम्हारी संसार में ही है तो उसको क्या करोगे? बस बैठे बैठे हवाबाजी कर लो, 17 साल के लौंडों से करवा लो, 18 साल के लौंडों से। कोई काम धंधा नहीं है, हम बस अलग कर रहे हैं कुछ। हम दूसरे ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते, हम पार्टीज नहीं करेंगे, हम क्लबिंग्स नहीं करेंगे, हम बियर नहीं पीते, हम इंट्रोवर्ट है, हम अलग कर रहे हैं कुछ। और जैसे 20 साल 21, 22, 23, 24, 25 पहुंचेगा, सब भूल जाएगा, करियर खींच लेगा ध्यान सारा। अब वो जो करियर बनाने का टाइम था उसमें धज्जियां उड़ा ली उसने अपनी। बैठे बैठे डिकोड कर रहे, ईगो बूस्ट कर रहे हैं बैठे बैठे। डिकोड करके क्या करेगा भाई तू? अपनी जिंदगी को डिकोड कर पहले। चाहिए तुझे गर्लफ्रेंड, डिकोड तू स्पिरिचुअलिटी कर रहा है, ये चक्कर है। पर्पस क्या है क्वेश्चन का? जो क्वेश्चन पूछा गया उसका पर्पस क्या है? क्यों सीकिंग चल रही है? क्यों सर्चिंग चल रही है? क्यों डिस्कवरी चल रही है भाई? क्यों इन्वेंशन करना है? क्या रीजन है करने का इन्वेंशन? जिंदगी डिकोड करो अपनी। चाहिए तुम्हें अंदर से कुछ और, कंपनसेशन तुम स्पिरिचुअलिटी से कर रहे हो। तो चक्कर क्या है? पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे सारे गुरुओं से आज तक हमने क्या सीखा? नंबर 1 चीज कि कोई सुधरता नहीं है। ये दुनिया जहां जानी थी वहीं। मैंने आपसे क्या बोला? इस दुनिया पे डार्क थ्योरी अप्लाइड है, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन थ्योरी अप्लाइड है इस दुनिया पे। मतलब हम क्या कर रहे हैं बीइंग अ गुरु? हम सिर्फ टाइम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब संदीप महेश्वरी आ गए तो दुनिया खत्म होनी थी 500 साल पहले, तो संदीप महेश्वरी की वजह से 500 साल बाद खत्म हो जाएगी।
कृष्णमूर्ति आए, ओशो आए तो दुनिया खत्म होनी थी 500 साल पहले। 500 साल कितना तुमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया? 500,000 साल अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन तो होने। संदीप महेश्वरी के डायलॉग सुनिए। आज से 5 साल पहले संदीप महेश्वरी के डायलॉग थे, आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है मैं वो देख रहा हूं, आने वाले 50 साल में क्या होने वाला, आने वाले 100 साल में क्या होने वाला, आने वाला कुछ नहीं होने वाला, आने वाले 1000 साल में कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास। हमारे जीवन में ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े ये वो है, क्या बोलते हैं, हस्ती, ये सब आ रखे हैं। विवेकानंदा, जिन्होंने बाहर जा जाके मैसेजेस पहुंचाए, उन मैसेजेस का क्या हुआ? कबाड़ा हुआ और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं टर्न होना चाहते स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप जबरदस्ती किसी को टर्न नहीं कर लोगे। एक कहानी सुनाता हूं आपको। 18 साल कृष्ण अर्जुन के साथ रहे। 18 साल युद्ध भूमि चलने वाली थी। धृतराष्ट्र ने कह दिया था कि हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, फाड़ में जाओ। दुर्योधन हंसने लगा, कह रहा कि ये थोड़ी जमीन, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी तुम्हें। सुई की नोक के बराबर जमीनी लड़ाई थी। युद्ध चालू हुआ। अर्जुन कांपने लगा। अर्जुन कह रहा मुझे वनवास भेज दीजिए भगवान, वनवास भेज दीजिए, मैं नहीं मार सकता इन लोगों को, ये तो सब मेरे सखा बंधु हैं, बचपन के साथी, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, और सामने खड़े मैं कैसे लड़ूं? क्योंकि भाई चुनाव होना था, आप किसके साइड खड़े? तो कौरवों के साइड खड़े थे बहुत सारे लोग। कांप रहे हैं। आप एक काम करिए, मुझे मैं वनवास में जाकर रह लूंगा, आप पूरा जमीन इनको दे दीजिए, पांडवों को, कौरवों को, मुझे नहीं चाहिए जमीन वमीन। तो कृष्ण कहते धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, धर्म है धर्म है धर्म। और कांपे पड़े, हाथ पैर कांप रहा, हथियार नहीं उठाया जा रहा। उधर जाके बैठ गया रथ के पीछे जाके। कृष्ण आए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, कहते हैं आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे वचन सुनाने जा रहा हूं, ये 700 वचन मैं तुम्हें सुनाऊंगा, जीवन की जो मूल्यता है वो तुम्हें समझ में आएगी। जीवन क्या है वो समझ में आएगा, मृत्यु क्या है तुम्हें समझ में आएगा। उन्होंने बात करी, 700 चीजें बताई उन्होंने। उन 700 श्लोकों को भगवत गीता में डाल दिया, और वो सुन भी रहा था। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि जब राइट टाइम आता है तभी लोग सुनते हैं। 18 वर्ष तक कृष्ण साथ में रहे अर्जुन के, 18 वर्ष तक बचपन से साथ में थे। उस वक्त क्यों नहीं भगवत गीता सुनाई? उस वक्त भगवत गीता के वचन क्यों नहीं दिए गए? तुम मजाक लग रहा है तुमको? ये सब 5000 साल पहले से ये सब हो रहा है, तुमको मजाक लग रहा है? तुम सोच रहे हो तुम आओगे स्पिरिचुअलिटी में पता नहीं क्या क्या कर दोगे? कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोग टर्न नहीं होना चाहते हैं। लोग, कृष्ण ने इसको भी बताया है, कृष्ण ने कहा है कि लोग कब बदलते हैं, लोग कब देखते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जब या तो वो घनी, उनके अंदर बहुत ही घनत्वता दुख होता है, घनत्व, घनी पीड़ा में होते हैं, घनी पीड़ा, छोटी मोटी पीड़ा नहीं, घनी पीड़ा में, और या तो वो घनी वासना में होते हैं। और वो घनी वासना जब पीड़ा पैदा करती, अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो पीड़ा, बिकॉज जिसके अंदर घनी वासना है वो पीड़ा पैदा करेगी कि मुझे जानना है, मुझे नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जानना है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो कृष्ण ने क्या बोला? व्यक्ति तब बदलता है जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स की भी कहानी है। इसलिए आपने रिक्शे वालों की कहानी सुनी है, जमादारों की कहानी सुनी है कि सरकारी नौकरी लग गई, रात भर पढ़ता रहा, जमादारों की वो लगे, सुना आपने, एंटरप्रेन्योर बन गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घनघोर डिजायर था, घनघोर। और या तो घनघोर डिजायर होगा जैसे पीड़ा होगी, या तो घनघोर दुख होगा, जीवन में रोटी कपड़े मकान पे बनाएगी, या तो भय होगा बहुत भयंकर कोई, और या तो बहुत भयंकर कोई दुख मिला होगा, लड़की छोड़ के चली गई होगी तो ताजमहल बना दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या सीखा? कोई बदलता नहीं है,
आने वाले 1000 साल में क्या होने वाला, मैं बताने वाला हूं। आने वाले 1000 साल में डार्क एनर्जी थ्योरी अप्लाइड है, डिस्ट्रक्शन थ्योरी बोलता हूं मैं इसको। व्हाट इज डिस्ट्रक्शन थ्योरी? चाहे कुछ भी कर लो, डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। तुम कुछ भी कर लो साला, तुम पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर बदल गए, नरेंद्र मोदी बदल गए, अमित शाह बदल गए, राहुल गांधी, सब मिलके काम करेंगे ना, तो भी ये देश मरेगा। अगर मिलके काम करोगे बस ये होगा, थोड़ा खिंच जाएगा 10,000 5,000 साल, 10,000 मैक्सिमम, उससे ऊपर स्ट्रेचिंग होगी बस हल्की सी टाइम की, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप बाहर पेड़ उगा दो, आप पॉपुलेशन कंट्रोल लगा दो, आप लगा दो 4 वाइफ नहीं रखनी, आप लगा दो 10 वाइफ नहीं रखनी, आप लगा दो कि बच्चे 2 से ज्यादा पैदा नहीं करने, आप कुछ भी लगा दो, आप कानून सख्त कर दो, आप पेड़ लगा दो, आप पोल्यूशन खत्म कर दो, आप वाटर पोल्यूशन खत्म कर दो, आप नदियों को साफ कर दो, आप कुछ भी कर दो, मन को कैसे साफ करोगे? मन को कैसे साफ करोगे भैया? मन को साफ करने के लिए कोई उपाय है सरकार के पास? कौन सा उपाय है? सृष्टि साफ करी जा सकती, नेचर साफ किया जा सकता है, मन को क्यों नहीं साफ कर? मन जब साफ नहीं होगा तो क्या होगा? क्रोध पैदा होगा, क्रोध ज्यादा होगा तो क्या होगा? हिंसा पैदा होगी, हिंसा होगी तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। तो भैया कृष्ण ने वो पहले बोल दिया था कि मन दुश्मन है सबका। ये मन जो है ये मार रहा है सबको भैया, मन की प्रॉब्लम है। ये इंस्टाग्राम दे देख के क्या होता है? एजिटेशन होता है। मन कैसे विचलित होता है? मन विचलित होता है रिकॉर्डिंग से। जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग होगी, आजकल रिकॉर्डिंग इतनी बढ़ गई है, 16 साल के बंदे हुए हैं, आप 30-35 में छोड़ दो। आज से 100 साल पहले जो रिकॉर्डिंग माइंड में 80 साल में होती थी, वो आजकल 15 साल के लौंडे में बैठी हुई। क्यों? रिकॉर्डिंग कैसे हो रही? बैठे बैठे इंस्टाग्राम रील देखे जा रहा, घड़ाघड़ घड़ाघड़ घड़ा, फिर कह रहा कि मेरा दिमाग खराब हो रहा। खराब तो होगा ही, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता है कि मन के अंदर डेटा फीड हो रहा है, और जितना ज्यादा डेटा हार्ड डिस्क में जाता है उतना ज्यादा कंप्यूटर लैग करेगा। और डेटा खाली करने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। मेडिटेशन तुम कर नहीं पाते भाई। तुम मेडिटेशन में क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? रेस्टलेस क्यों? ओवर थिंकिंग क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन है रिकॉर्डिंग। बैठे बैठे रिकॉर्डिंग करे पड़े, घड़ाघड़ घड़ाघड़ नेटफ्लिक्स, घड़ाघड़ इंस्टाग्राम, घड़ाघड़ फेसबुक, घड़ाघड़ चैटे मार रहे हैं, घड़ाघड़ बातें कर रहे हैं, घड़ाघड़ व्हाट्सएप पे स्क्रीनें चल रही हैं, चैटे चल रही, पता नहीं क्या घड़ाघड़ 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 रिकॉर्डिंग जा रही है। रिकॉर्डिंग जाती जा रही, घटाघट 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 घटाघट। जो आज से 100 साल पहले 80 साल के दिमाग में होता था, वो 16 साल के दिमाग में हो रहा है। अब दिमाग में रिकॉर्डिंग ज्यादा चली गई, डेटा ज्यादा चला गया, कर्मा ज्यादा चला गया, कर्म बनता है इससे। अब जब कर्म बनेगा तो क्या होगा? रेस्टलेसनेस होगी। रेस्टलेसनेस पहला स्टेप है हिंसा का। हिंसा का सबसे पहला जो चरण है वो है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। चैन नहीं है, बेचैन, विदाउट चैन। माइंड चैन में नहीं है। रेस्टलेस, रेस्ट मतलब नहीं, रुक नहीं रहा है, लेस है, रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं है, रेस्टलेस, विश्राम नहीं है, रेस्टलेस। यह पहला चरण है हिंसात्मक का। उसके बाद दूसरा चरण क्या है? फ्रस्ट्रेशन। अब जब फ्रस्ट्रेशन एंटर करती है माइंड में, तो एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि उस व्यक्ति के जीवन से प्रिंसिपल्स गायब हो जाएंगे, मोरल्स गायब हो जाएंगे। यानी वो लड़की या वो व्यक्ति किसी को भी धोखा दे देगा। वो व्यक्ति सच्चा प्यार नहीं कर सकता, सच्ची मित्रता नहीं निभा सकता, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेट रहेगा। जिस व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो आप फ्रस्ट्रेशन अंदर झांक के तो देख नहीं सकते, उसके संकेत होते हैं। संकेत पकड़ो। सबसे बड़ा संकेत है कि वो लड़की या वो व्यक्ति, वो मर्द या वो पुरुष या वो स्त्री धोखा दे देगी जगह जगह पे, हर बात पे धोखा देगी। दोस्ती में धोखा देगी, सब में धोखा देगी। और उसके बाद आता है अगला जो नंबर है, पहला क्या? बेचैनी। दूसरा क्या? फ्रस्ट्रेशन यानी इरिटेशन।
उलझन मच रही है, कहते ना, वो फ्रस्ट्रेशन है। और तीसरा क्या सबसे बड़ा, वो है एंगर। जरा जरा सी बात पे एंगर आएगा, हल्का सा कोई गाड़ी मोड़ देगा, एक गाड़ी मोड़ दी साले, इंडिकेटर नहीं दे पा रहा है, रुक साले तेरे को भी मारता हूं, ये कैसे गाड़ी चला रहा है साले। रोड रेज, आप देखो रोड रेज जिस शहर में सबसे ज्यादा है, उस शहर के लोग सबसे ज्यादा हिंसात्मक है, सॉरी फ्रस्ट्रेटेड है और एजिटेटेड है, दिल्ली। और अगर आप कहीं एमपी के कोई छोटे कस्बे में चले जाओ, बिहार के कोई छोटे गांव में चले जाओ, वहां ऐसा नहीं है, वहां पे साइकिल से कोई चल रहा, कोई हॉर्न मारेगा हट जाएगा। यहां से हॉर्न मारो तो कह रहे हैं साले हॉर्न क्या मार रहा, रुक तेरे को बताता हूं। जरा जरा सी गाल पे गाली निकल आएगी, माँ की, बहन की, भयंकर एंगर भरा पड़ा है। अब इसका अगला टर्न क्या, अभी ये आने वाला 10-20 साल में हो जाएगा, हिंसा, वायलेंस। वायलेंस होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा भाई, वायलेंस होगा। किसी ने कुछ जरा सा बोल दिया, उसको वहां तलवारें चल गई, वायलेंस ही तो होगा। और क्या होगा, मार काट करो, खून खच्चर करो। तो तुम, भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूं, जो भारत सरकार है उससे मैं कहना चाहता हूं कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करें, आप सब कुछ करें, सब कुछ करें, आप जो भी आप करना चाहते हो, वो तो होगा नहीं, वो जानता हूं मैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करें, हो सकता हो भी जाए, क्योंकि अभी बाकी के जो शहर है, देश है, वो प्रेशर दे रहे हैं, इंडिया को देना चालू हो गया हल्का हल्का। अभी कायदे से प्रेशर नहीं आया, तो रूल आएगा ही। तो क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज मैं बताता हूं। भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप ग्रीनरी लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होगा मन। तो मन के लिए हर एक उसमें स्कूलों में योगा और मेडिटेशन मैंडेटरी कर दो। मतलब हर व्यक्ति को अष्टांग योग और मेडिटेशन करना ही करना है। उसको ऐसी आदत डलवा दो कि पागल हो जाए साला, कोई करे जैसे कोई, मतलब इसमें कोई चॉइस ही ना दो, करना ही करना है, नहीं तो आपको पास नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिकल्स करवा दो योगा के, प्रैक्टिकल्स करवा दो मेडिटेशन के, क्वेश्चनियर करवाओ मेडिटेशन के, योगा करवाओ मेडिटेशन का, क्वेश्चन आंसर्स हो, एग्जाम्स हो। तो इससे धीरे धीरे थोड़ा सा और स्ट्रेच होगा टाइम, इसमें भी स्ट्रेच होगा, इसमें कोई डिस्ट्रक्शन थोड़ी इनएविटेबल है भाई। इस पृथ्वी का जो डिस्ट्रक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य करेगा और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा, मनुष्य करेगा। और आखिरी में सिर्फ और सिर्फ आने वाले 1000 साल में क्या होने वाला मैं बताता हूं, कुछ नहीं होने वाला। जो अभी हालत है उससे 1000 गुना बदतर होने वाली हालत ये होने वाला है। तो जिस विजन से आपने चालू किया था वो विजन 0 हो गया, खत्म हो गया।